नमस्कार, स्वागत आपका खबर गर्मा गर्म में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और पहली खबर एक बड़ी कामयाबी की। मेरठ में खालिस्तान मूवमेंट से जुड़ा आतंकी तीरथ सिंह गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस और यूपी एसटीएफ ने मिलकर यह कार्रवाई की और इसे थाना सदर बाजार इलाके से खालसा स्कूल से पकड़ा है। यूपी एसटीएफ की माने तो तीरथ सिंह खालिस्तान मूवमेंट को सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों के जरिए चला रहा था। इसके अलावा आरोपी के पास से जर्नैल सिंह भिंडरवाला के पोस्टर भी बरामद हुए हैं। मेरठ का रहने वाला तीरथ सिंह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई मूवमेंट के लिए नेटवर्क तैयार किया है। उससे पूछताछ लगातार चल रही है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है। खालिस्तान मूवमेंट के तार अब मेरठ से जुड़ते नजर आ रहे हैं और यहां सोशल मीडिया के जरिए मूवमेंट को हवा देने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस और पंजाब पुलिस ने मिलकर यह कार्रवाई की जिसमें गिरफ्तार किया गया। इसके पास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए हैं जिसमें भिंडरावाला के पोस्टर भी हैं और आरोप है कि ये सोशल मीडिया के जरिए इस मूवमेंट को हवा दे रहा था। वेस्टर्न यूपी में एक पूरा नेटवर्क तैयार करने की जिम्मेदारी इसे दी गई थी। इधर मेरठ में पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ महाअभियान छेड़ा। अभियान के पहले दिन शनिवार को मेरठ के अलग अलग 5 थाना क्षेत्रों में गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है और इस दौरान 8 गौ तस्कर घायल हुए। कुल 10 की गिरफ्तारी हुई है। गौ तस्करों के खिलाफ अगले 7 दिन तक खास अभियान चल रहा है, पुलिस चलाने वाली है। मेरठ के भावनपुर में गौ तस्करों द्वारा गौ हत्या का मामला सामने आया था। तहत आज 5 थाना क्षेत्रों में जब इनकी गिरफ्तारी का प्रयास पुलिस टीम के द्वारा किया गया तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा कार्रवाई की गई। इस प्रकार कुल 5 थाना क्षेत्रों में ऐसी घटना घटी जिसमें पुलिस से मुठभेड़ हुई बदमाशों की, जिसमें कुल 8 बदमाश घायल हुए। द मेरठ के दिल्ली गेट क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई जिसमें 25,000 का एक इनामी बदमाश काशिफ गिरफ्तार हुआ। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से बदमाश घायल भी हुआ है। काशिफ ने 2 दिन पहले ही एक नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा और बाइक भी बरामद की। अनावश्यक रूप से टहल रहा था जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को मिली। पुलिस पार्टी पहुंची। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया कि क्यों भाई टहल रहे हो। अचानक इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस आत्मरक्षार्थ इसमें फायरिंग की जिसमें ये घायल हुआ है। ये अभी 3 दिन पहले इसने एक नाबालिग के साथ रेप किया था। वो अभियुक्त है और कुछ थाना क्षेत्रों से हम लोग पता करा रहे हैं जिसमें इसके विरुद्ध और भी इसी प्रकार के अपराध के मुकदमे पंजीकृत हैं। सहारनपुर थाना तीतरो के माधोपुर गांव में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। 2 दिन पहले गांव के ही 2 पक्षों में एक मकान निर्माण को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। औरतों और बच्चों समेत 5 लोग मारपीट में गंभीर रूप से जख्मी हुए। एक मकान के निर्माण को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। इधर बिजनौर में बच्चों के विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों तरफ से एक दूसरे पर ईंट पत्थर से हमला किया गया। कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। पथराव का वीडियो वायरल हो रहा है। इस विवाद में कुल 9 लोगों की अब गिरफ्तारी हुई है। तो यहां पर शुरुआत हुई थी विवाद की बच्चों के बीच, लेकिन वो बड़ों तक पहुंच गई और उसके बाद हिंसक रूप इस विवाद ने ले लिया। देखिए जरा किस तरह से ईंट से एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। घरों की छतों पर लोग मौजूद हैं और वहां से दूसरे पक्ष पर ईंट चला रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं 2 घर, 2 मकान और दोनों की छत से जो लोग हैं वो एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं ईंट पत्थर से। इधर कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है। गाइडलाइंस के मुताबिक 1 जून से 30 जून तक ये गाइडलाइंस फॉलो किए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन 3 फेज में खुलेगा। सरकार ने पहले फेज के तहत 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दी है। हालांकि सरकार ने शर्तों के साथ ये इजाजत दी है। तो 30 जून तक लॉकडाउन
और जो नई गाइडलाइंस है उसके मुताबिक धीरे धीरे अब चीजें खुलेंगी। क्या क्या बंद है वो बता दूं। स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम अभी भी बंद, थिएटर, बार और पब बंद रहेंगे, उन्हें इजाजत नहीं है। जुलाई में स्कूल खोलने का फैसला लिया जा सकता है। राज्य सरकारें स्कूल खोलने का फैसला लेंगी। इंटरनेशनल उड़ान पर अभी भी रोक बरकरार है। 30 जून तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक कर्फ्यू की स्थिति रहेगी और वहां कोई छूट नहीं होगी। उस वक्त मेट्रो, जिम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे, थिएटर, बार और पब भी बंद रहेंगे। तो कई बड़ी जो फैसले वो लिए गए हैं। तो क्या क्या खुलेगा और क्या क्या बंद रहेगा ये आपको बता रहे हैं। क्या बंद रहेगा ये तो हमने आपको बताया, लेकिन क्या खुलेगा ये भी बता देती हूं। 8 जून से धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। मेट्रो, जिम, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट भी 8 जून से खुलेंगे, लेकिन स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम को बंद रखने का फैसला लिया गया। शॉपिंग मॉल्स भी 8 जून से खुल जाएंगे शर्तों के साथ, लेकिन थिएटर, बार बंद रहेंगे। वहीं कंटेनमेंट जोन के बाहर की चीजें खुल जाएंगी, लेकिन जुलाई में स्कूल खोलने पर फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। ये राज्यों को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि हालात के हिसाब से राज्य सरकारें अपना फैसला ले सकती हैं। और लॉकडाउन 5.0 को लेकर गृह मंत्रालय ने देर रात गाइडलाइंस जारी की और गृह मंत्रालय ने बाजारों के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश के मुताबिक ग्राहकों के लिए 2 गज की दूरी जरूरी है। 5 ग्राहकों को ही एक साथ दुकान में एंट्री मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं। दुकानों में भीड़ कम करने के लिए राज्य सरकार को नियम बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नाई की दुकान, सैलून खोलने पर भी फैसला राज्य सरकारों को ही सौंपा गया है। 30 जून तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर रोक बरकरार रहेगी। और लॉकडाउन 5.0 को लेकर यूपी सरकार की ओर से आज गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे। टीम 11 की मीटिंग के बाद यूपी में लॉकडाउन के नए नियमों को लेकर गाइडलाइंस जारी होंगे। तो क्या खुलेंगे वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए अब पास की जरूरत नहीं होगी। ये एक बड़ा फैसला है। बहुत से लोगों को इससे राहत मिलेगी, लेकिन जरूरी होगा कि उस दौरान भी लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। खासकर सोशल डिस्टेंसिंग को और सैनिटाइजेशन को, उसको ध्यान में रखना जरूरी होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर की चीजें खुल जाएंगी। प्रदेश के अंदर आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक जिले से दूसरे जिले में अगर आपको जाना है तो उसके लिए पास की जरूरत नहीं होगी। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि 30 जून तक की परिस्थिति, रूपरेखा क्या है लॉकडाउन को लेकर। क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, ये तस्वीरें हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर की चीजें खुल जाएंगी, लेकिन बंद क्या रहेंगे? स्कूल, जिस पर फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। राज्यों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं 8 जून से धार्मिक स्थल, जिसकी मांग लगातार की जा रही थी अलग अलग धर्मगुरुओं की ओर से कि धार्मिक स्थल खुलने चाहिए, तो 8 जून से धार्मिक स्थल खुल जाएंगे, लेकिन स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम बंद ही रहेंगे। शॉपिंग मॉल्स भी खुल जाएंगे, लेकिन यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। लेकिन बार अभी भी बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल अभी भी बंद रहेंगे। और लॉकडाउन 5.0 को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस आज जारी होंगी। टीम 11 की मीटिंग के बाद यूपी सरकार अपनी गाइडलाइंस, अपने नियमों को लेकर एक गाइडलाइन जारी कर सकती है। केंद्र की तरफ से जारी किए गए गाइडलाइंस में कुछ फैसले राज्य सरकारों पर छोड़े गए हैं, जिस पर विचार विमर्श के बाद सरकार प्रदेश के लिए एडवाइजरी जारी करेगी। और देश में जारी कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी आज रेडियो पर मन की बात करेंगे और देश को संबोधित करेंगे। कोरोना संकट से निपटने के लिए नया मंत्र मोदी इस दौरान दे सकते हैं। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जूम ऐप के जरिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और लॉकडाउन 5.0 को लेकर अपनी बात रखेंगे। 12:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। कोरोना से जंग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5.0 पर पत्रकारों के साथ अपनी रणनीति भी साझा करेंगे। और जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है धार्मिक स्थलों को लेकर कि 8 जून के बाद सशर्त धार्मिक स्थल खुलेंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इस फैसले का स्वागत किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी संत महात्माओं से निवेदन करता हूं कि 8 जून के बाद आपके मंदिर खोले जाएंगे
उसमें भारत सरकार द्वारा या जिस प्रदेश में हैं आप, उस प्रदेश के सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश आपको प्राप्त हो उसका पालन करें। और मोदी सरकार 2.0 की पहली सालगिरह के मौके पर बीजेपी ने उपलब्धियां गिनाई हैं, तो विपक्ष ने इन उपलब्धियों को खोखला करार दिया। बीजेपी कह रही है कि 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो मोदी सरकार ने 6 साल में करके दिखाया है, तो विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी को आंकड़ों की बाजीगरी और जनता को गुमराह करने में महारत हासिल है। तो देखिए जरा ये रिपोर्ट। कोरोना काल में बीजेपी ने मोदी सरकार 2.0 की पहली सालगिरह का वर्चुअल जश्न मनाया। पीएम मोदी ने चिट्ठी लिखकर विकास यात्रा का जिक्र किया और जनता का आभार जताया। तो पार्टी अध्यक्ष के नाते जेपी नड्डा ने पार्टी के मुखपत्र कमल संदेश का नया संस्करण आत्मनिर्भर भारत लॉन्च किया। तो हमने कोशिश की है कि स्वास्थ्य के ढांचे को, जहां शक्तिशाली देश स्वास्थ्य के मामले में उनके सिस्टम्स चरमरा गए, कोलैप्स कर गए, वहां भारत ने अपने आप को संभाल करके चलाने का प्रयास किया और मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की ओर हम आगे बढ़े। सीएम योगी ने भी शानदार कार्यकाल के लिए मोदी सरकार को शुभकामनाएं दी। चाहे वह 500 वर्षों से दबी आ रही भावनाओं को अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का रहा हो, या फिर देश के अंदर उन वंचितों, गरीबों और उन पीड़ितों को जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यक थे, प्रताड़ित थे, वंचित थे, उन्हें भारत में नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से भारत की नागरिकता प्रदान करने की ऐतिहासिक पहल रही हो। अब एक नजर मोदी 2.0 की उन उपलब्धियों पर जिनकी वजह से बीजेपी एक साल बेमिसाल कह रही है। जम्मू कश्मीर का पूरा भूगोल बदला, जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाया, जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग राज्य घोषित, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश घोषित, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाई, 1 अगस्त 2019 से 3 तलाक देना कानूनन जुर्म, नागरिकता संशोधन कानून को मंजूरी, 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन कानून लागू, पड़ोसी देशों के धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों को मिलेगी नागरिकता। लेकिन विपक्ष इन बातों को उपलब्धियां नहीं मानता, लिहाजा उसने 2.0 को पूरी तरह नाकाम करार दे दिया। आज समूचा देश कोरोना की महामारी से त्रस्त है। करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, लाखों लोग बीमार हो चुके हैं, लाखों लाख उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं। लेकिन मोदी जी आज अपने 1 साल के कार्यकाल पे पत्र लिख रहे हैं। आदरणीय मोदी जी, आज पत्र की नहीं पैसे की आवश्यकता है। यदि आज पत्र की जगह पे गरीबों के खातों में आप 10-10 हज़ार रुपये डाल दिए होते तो आज वो आपका गुणगान करते। वो सारी परिसंपत्तियां जो सार्वजनिक उपक्रम कह के चाहते हैं उनको धीरे धीरे मोदी सरकार बेच रही है। हवाई अड्डा बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, प्राइवेट ट्रेन चला दिए और कई ऐसे सार्वजनिक उपक्रम हैं, LIC और इस तरह की भी बेचने का, ये दूरसंचार वाला BSNL, ये सब बेचने की तैयारी है। कहा था 14 के चुनाव में कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, आज तक एक केंद्र ये वांछा नहीं कहा केंद्र सरकार ने। अब सवाल है कि विपक्ष के दावों में कितना दम और 70 साल बनाम 6 साल में कौन किस पर कितना भारी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लॉकडाउन 5 में मैरिज हॉल स्पेशल पैकेज निकालने जा रहे हैं और इनका नाम रखा गया है कोरोना स्पेशल शादी पैकेज। खास बात यह है कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जाएगा।
हमारे साथ मौजूद हैं व्यापारी, उन्हीं से बात करेंगे कि किस तरीके से क्या आप कर रहे हैं। ये बताइए, अब बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए किस तरीके की प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं? कुछ नए नए पैकेजेस भी मैंने देखे हैं कि निकाल रहे हैं आप लोग, तो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है कि किस तरीके के पैकेजेस निकाल रहे हैं? देखिए, हम लोगों को सबसे पहले एंट्रेंस पे मास्क, सैनिटाइज करके वो जो टनल बना के गेस्ट हर सैनिटाइज होके अंदर आए। ब्राइड का मेकअप उसके अंदर हम कह रहे हैं कराएंगे। उसके साथ साथ हम खाना पूरा देंगे, एक डीजे भी चलवाएंगे। लेकिन उन सब चीज़ों को एंजॉय करने के लिए कम से कम लोग तो हों। अब ये 20 लोग भी अगर प्रशासन ने बोला है, उन 20 लोग गेस्ट हो गए। अब उनको सर्व करने वाले जो लोग आएंगे, खाना बनाने वाले, खाना सर्व करने के लिए या डीजे प्ले करने वाला, वो भी उस 20 में इंक्लूड है या वो भी एक्सक्लूड है, ये भी हमें अभी तक नहीं पता, गाइडलाइन नहीं पता। तो इनका कहना है कि इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ये बिजनेस ठप हो गया तो इससे इनको ही नहीं, इस इंडस्ट्री को ही नहीं, इनके परिवारों को भी काफ़ी नुकसान होगा। कैमरा पर्सन विपिन के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। इधर समाजवादी को इनमें से जुड़ी एक बड़ी खबर है। लोहिया ट्रस्ट की बैठक में बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को भी न्योता दिया। इटावा में बने लोहिया भवन के उद्घाटन के लिए उन्हें न्योता दिया गया है। मुलायम सिंह यादव को लोहिया भवन का उद्घाटन करना है। शिवपाल यादव ने कहा कि कद के हिसाब से अगर सम्मान मिलता है तो सभी दरवाजे खुले हैं। विधानसभा से याचिका वापस लेने पर अखिलेश यादव को उन्होंने धन्यवाद भी दिया। इधर सीएम ऑफिस ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या मेडिकल कॉलेज के निर्माण में भ्रष्टाचार और अनियमितता बरतने के आरोपी राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के अयोध्या अंचल के महाप्रबंधक को निलंबित कर अनुशासनिक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। तो एक बड़ी कार्रवाई होगी राजकीय निर्माण निगम पर, जिसमें राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के अयोध्या अंचल के महाप्रबंधक को निलंबित किया गया है। यह आदेश दे दिया गया है और इस पर तुरंत अमल होगा। और यहां जो आरोप उन पर लगे हैं, अयोध्या मेडिकल कॉलेज के निर्माण में करप्शन और अनियमितता के आरोप लगे हैं। उधर उन्नाव में देर शाम आई आंधी तूफान में 8 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 4 लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई, मकान और पेड़ गिरने से हुई है। 4 दूसरे लोगों की जान चली गई। एडीएम राकेश कुमार सिंह ने बताया कि सभी एसडीएम से जांच रिपोर्ट मांगी गई है। जल्द ही सभी के मृतक आश्रितों को आर्थिक मदद दी जाएगी। इधर शाहजहांपुर में एसपी के जिलाध्यक्ष ने थाने में जमकर हंगामा किया है। मीट कारोबारी को छुड़ाने के लिए थाने पर भीड़ जुटा ली गई और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को तोड़ा गया। जमकर हंगामा हुआ। विवाद बढ़ने पर कोतवाल ने मीट कारोबारी को छोड़ दिया। एसपी जिलाध्यक्ष 40 से 50 लोगों को लेकर थाने पहुंच गए थे, जिसके बाद यह हंगामा हुआ, लेकिन उसको छोड़कर उसके समर्थकों पर केस दर्ज हुआ है। मीट कारोबारी बिना लाइसेंस के मीट बेच रहा था, जिस वजह से पुलिस ने कार्रवाई की थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद खबरें होंगी उत्तराखंड से।